दिसंबर की अखबस्ता हवाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। शाम के साये गहरे हो रहे थे और सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। मलिक एम्पायर की 14 मंजिला शानदार कांच की बिल्डिंग के सामने खड़ी आयशा का पूरा वजूद कांप रहा था। लेकिन ये कांपना सिर्फ सर्द मौसम की वजह से नहीं था, बल्कि उसके अंदर छिपे अनजाने खौफ, भूख और माथे पर लिखी बेबसी का नतीजा था। उसके पाँव में मौजूद सस्ती सी चप्पल कई जगह से घिस चुकी थी। चादर का पल्लू पुराना और मैला था, जिससे वो बार बार अपने 9वें महीने के उभरे हुए पेट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के गर्द सियाह हल्के उसकी कई रातों की जागती हुई अजियत का पता दे रहे थे। वो किसी भी जाविये से इस मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून आर्यन मलिक की मनकूहा नहीं लग रही थी। अपने कांपते कदमों को घसीटती हुई वो जैसे ही बिल्डिंग के मेन हॉल में दाखिल हुई, वहाँ के शानदार माहौल, चमकते हुए फर्श और कीमती लिबास पहने लोगों को देखकर उसका हौसला जवाब देने लगा। लेकिन अपने वजूद के अंदर सांस लेती नन्ही जान का एहसास उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस्तकबालिया रिसेप्शन पर पहुंची। जी, मुझे आर्यन मलिक साहब से मिलना है। आयशा की आवाज हल्क में ही फंस कर रह गई। काउंटर पर बैठी मॉडर्न लड़की ने आयशा को सर से पांव तक देखा और उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। सर किसी एरा गैरा नत्थु खैरा से नहीं मिलते। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। आयशा ने रोहासी आवाज में अपना हक जताना चाहा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अमला मुतवज्जे हो गया। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की ने फौरन इंटरकॉम उठाया और आर्यन के पर्सनल असिस्टेंट कामरान को सूरत हाल से आगाह किया। चंद ही मिनटों में कामरान अपने केबिन से निकलकर नीचे हॉल में पहुंच गया। आयशा की हालत देखकर उसके चेहरे पर गुस्से और हिकारत की सुर्खी दौड़ गई। वो आयशा को बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ अपने पर्सनल केबिन में ले गया, जहां शीशे के पार से पूरा ऑफिस स्टाफ इस तमाशे को देख सकता था। केबिन का दरवाजा बंद करते ही कामरान का गुस्सा फट पड़ा और वो दहाड़ा, ओ मैडम, तमाशा लगाना बंद करो। खुद को आर्यन सर की बीवी कह रही हो? हालत देखी है तुमने अपनी? ऐसे लग रहा है जैसे कोई फकीरनी हो। उसके लहजे की चुभन और हिकारत आयशा के दिल पर खंजर की तरह लगी। आयशा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो अपनी इतनी बड़ी जिल्लत पर अंदर तक टूटने लगी थी। मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें। आयशा ने हाथ जोड़ दिए। आर्यन मेरे शौहर हैं। 10 महीने पहले हमारा निकाह हुआ था। वो 2 महीने मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपने घर वालों को मनाकर मुझे यहाँ ले आएंगे। फिर वो अचानक चले गए। उनका फोन बंद हो गया। मैं कहाँ जाती? कामरान ने तंजिया कहकहा लगाया। बस कर दो अपनी ये मनगढ़ंत कहानी। आर्यन सर का मयार बहुत ऊंचा है। वो तुम जैसी सड़क छाप लड़की को अपनी मुलाजिमा भी न रखे। मैं झूठ नहीं बोल रही। यह देखें, ये उनका दिया हुआ लॉकेट है। ये हमारे निकाह के कागजात हैं। आयशा ने कांपते हाथों से अपने बैग से कागज निकालना चाहा, लेकिन कामरान ने एक झटके से उसका हाथ पीछे कर दिया। शट अप! कामरान ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे वहाँ पड़ी फाइलें हिल गईं। ये 10,000 पकड़ो और निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर जेल में बंद करवा दूंगा। ये भी तुम पर और तुम्हारी हालत पर तरस खाकर दे रहा हूँ, वरना तुम्हारी औकात एक धेले की भी नहीं है। ये कहते ही कामरान ने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और आयशा के चेहरे पर दे मारी। 1000 के वो नोट आयशा के चेहरे से टकराकर फर्श पर बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आखिरी उम्मीदें और मान सड़क पर बिखर चुके थे। उसकी रूह तक छलनी हो चुकी थी। उसने फर्श पर गिरे पैसों की तरफ देखा भी नहीं और अपने आंसू पोंछती हुई उल्टे कदमों केबिन से बाहर निकलने लगी। अगर वो सख्त मजबूर ना होती,
अगर उसके पेट में आर्यन की अमानत ना पल रही होती तो वो कभी अपनी गैरत का सौदा करने आर्यन मलिक के इस आलीशान ऑफिस में कदम न रखती। वो उन 2 महीनों की मोहब्बत को याद करके रो रही थी जब आर्यन उसका सचमुच का मुहाफिज बना हुआ था। उसे क्या मालूम था कि जिस शख्स को वो अपना मानती है, उसका नाम लेकर उसे इस तरह सरेआम बाजार में तमाशा बना दिया जाएगा। वो रोती सिसकती और अपने वजूद को घसीटती हुई बिल्डिंग से बाहर की सर्द सड़क की तरफ निकल गई। जैसे ही सिसकियां भरती हुई बिल्डिंग के भारी शीशे के दरवाजों से बाहर निकली, कामरान के चेहरे पर मौजूद गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक मक्कराना इत्मीनान ने ले ली। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से महंगा स्मार्टफोन निकाला और जल्दी से एक मखसूस नंबर डायल किया। फोन पर नाम जाहिर हो रहा था, शाइस्ता मैडम। सिर्फ 2 बेल्स के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। एक मगरूर, नपी तुली और रौबदार जनाना आवाज उसके कानों से टकराई। शाइस्ता, जो उस वक्त अपने आलीशान बंगले के लॉन में बैठी ब्लैक कॉफी की चुस्कियां ले रही थी, कामरान की कॉल का ही इंतजार कर रही थी। हाँ कामरान, क्या हुआ? वो लड़की आई थी? शाइस्ता के लहजे में छिपी घबराहट को कामरान ने फौरन भांप लिया। जी मैडम, बिल्कुल आई थी और आर्यन सर का पूछ रही थी। पूरे ऑफिस के सामने अपना रूप धारे आई थी कि मैं आर्यन मलिक की मनकूहा हूँ, कामरान ने तमस्खुर उड़ाते हुए जवाब दिया। शाइस्ता के हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। उसने सीधे होते हुए पूछा, तो तुमने क्या किया? उसे शक तो नहीं हुआ ना? उसने आर्यन से मिलने की जिद तो नहीं की? नहीं मैडम, आपका यह वफादार गुलाम किस दिन काम आएगा? मैंने डांट कर भगा दिया उनको। ऐसे जलील किया है, ऐसे सड़क पर पटका है उसकी इज्जत को कि अब वो दोबारा इस बिल्डिंग तो क्या, इस सड़क की तरफ रुख करने से भी कतराएगी। मैंने कह दिया कि सर तुम जैसी फकीरनियों को मुंह नहीं लगाते। कामरान ने सीना चौड़ा करके अपनी कारकर्दगी सुनाई। शाइस्ता के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। गुड, बहुत अच्छे। कामरान, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, यह राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। आर्यन को जिंदगी में कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आयशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है या वो उसे ढूंढती हुई यहाँ आई थी। अगर उसे सच मालूम हो गया तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा और हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। तुम इस लड़की का बाप हमेशा के लिए बंद रखो, मैं तुम्हारी जेब पैसों से भर दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मैडम। कामरान के होते हुए वो चिड़िया आर्यन सर के पास पर भी नहीं मार सकती। फोन मुनकते होते ही असिस्टेंट के चेहरे पर एक गहरी शैतानी मुस्कुराहट आई। वो अपने हाथ मसलने लगा। वो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोहरा था। कामरान अच्छी तरह जानता था कि आर्यन मलिक ने आयशा से कोई धोखा नहीं किया था, तो आयशा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था। 10 महीने पहले जब वो आयशा से खुफिया निकाह करके एक छोटे से घर में रह रहा था, तो वो अपनी खानदानी जायदाद और माँ को मनाने की कोशिशों में मसरूफ था। लेकिन हालात ने तब पलटा खाया जब आर्यन को एक इंतहाई अहम बिजनेस डील के सिलसिले में अचानक लंदन जाना पड़ा। लंदन पहुंचने के दूसरे ही दिन आर्यन एक हौलनाक कार हादसे का शिकार हो गया था। उसका एक्सीडेंट इतना शदीद था कि वो सर पर गहरी चोट आने की वजह से महीनों कोमा में रहा। पाकिस्तान में आर्यन की माँ और शाइस्ता, जो आर्यन की कजिन थी और उसकी दौलत की खातिर उससे शादी करना चाहती थी, ने उसका इलाज लंदन के एक निजी अस्पताल में करवाया। जब कामरान को आर्यन के मोबाइल और डायरी से आयशा का पता चला तो उसने ये बात शाइस्ता को बताई। शाइस्ता ने कामरान को भारी रकम का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। कामरान ने आयशा का नंबर आर्यन के फोन से ब्लॉक कर दिया और आयशा के घर जाकर मालिक मकान को पैसे देकर आयशा को वहां से निकलवा दिया, ताकि जब आर्यन होश में आए तो उसे आयशा का कोई नामो निशान ना मिले। आर्यन जब 3 महीने पहले कोमा से बाहर आया और उसने आयशा के बारे में पूछा
तो कामरान ने जाली दस्तावेजात और झूठी कहानियां गढ़कर आर्यन को यकीन दिला दिया कि आयशा उसकी दौलत के चंद लाख रुपए लेकर किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गई है। आर्यन इस सदमे से टूट चुका था। उसका दिल आयशा की तरफ से खट्टा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सच्चाई उससे कोसों दूर एक कच्चे क्वार्टर में आंसू बहा रही है। कामरान ने अपने केबिन की खिड़की से नीचे देखा, जहां आयशा सड़क पर गिरती संभलती जा रही थी। उसने दिल में सोचा, माफ करना आयशा बीबी, अमीरों की इस जंग में तुम जैसे गरीब पिस ही जाते हैं। अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई वाली वारिस नहीं। ऑफिस से निकलने के बाद आयशा किस तरह अपने कच्चे क्वार्टर तक पहुंची, ये सिर्फ उसका खुदा ही जानता था। सड़क पर चलते हुए कई बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया। तेज रफ्तार गाड़ियों के ब्रेक चू-चू करते हुए उसके करीब आकर रुके। ड्राइवरों ने उसे पागल समझकर बुरा भला कहा, लेकिन वो हर एहसास से आरी हो चुकी थी। वो हाथ में पकड़े पुराने बैग को अपने सीने से भींचे, सिसकियां भरती हुई मोहल्ले की तंग और तारीक गलियों में दाखिल हुई। जब वो अपने छोटे से कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो फर्श पर ही ढेर हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। आयशा हर जगह आर्यन को तलाश कर चुकी थी। उसके पुराने दोस्तों के पते, वो जगहें जहां वो उसे लेकर जाता था, सब छान मारा था। अब तो उसकी आखिरी उम्मीद उसका दफ्तर था, लेकिन अब तो वो भी टूट चुकी थी और अब उसका सब्र भी जवाब दे गया था। वो अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रखकर बार बार कहती, मैं तेरे बाप को कहाँ ढूंढूं? वो तो बदल गया, वो तो हमें पहचानने से भी मुकर गया। उसके रोने और सिसकने की आवाजें जब दीवार के पार गईं, तो पड़ोस में रहने वाले सिद्दीक साहब बेचैन हो गए। सिद्दीक साहब इस मोहल्ले के एक गरीब लेकिन इंतहाई शरीफ और नेक दिल बुजुर्ग थे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो आयशा को अपनी सगी बेटी की तरह मानते थे और इस कड़े वक्त में वो ही उसकी देखभाल कर रहे थे। वो जल्दी से आयशा के क्वार्टर में दाखिल हुए तो उसे फर्श पर तड़पता देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने आगे बढ़कर आयशा के सर पर शफकत से हाथ रखा। उनकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। आयशा बेटी, अपनी हालत पर तरस खाओ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हम है ना? इस बच्चे की कफालत का जिम्मा मैं लेता हूँ। खुदा कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सिद्दीक साहब ने आयशा के सर पर हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से कहा था। आयशा जब से ऑफिस से आई थी तब से मुसलसल रो रही थी। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने तड़पकर सिद्दीक साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मायूसी की जगह एक गहरी और तल्ख नफरत जन्म ले रही थी। सिद्दीक चाचा, मैं जानती हूँ कि आर्यन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। उसने मुझे एक खिलौना समझा। 2 महीने मेरे साथ वक्त गुजारा और जब दिल भर गया तो मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। उसके असिस्टेंट ने मुझे धक्के दिए, मुझ पर पैसे फेंके। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करना। सख्त नफरत है मुझे उनसे। उसका सांस फूल रहा था, लेकिन वो बोलती गई, लेकिन आप फिक्र मत करें चाचा, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं खुद नौकरी तलाश करूंगी। मैं अपने बच्चे को अपने दम पर पालूंगी। सिद्दीक साहब ने फिक्रमंदी से उसके 9वें महीने के पेट की तरफ देखा और तासुब से सर हिलाया। ऐसी हालत में नौकरी करोगी अब? बेटी, ये वक्त तुम्हारे आराम का है। तुम चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और एक अज़्म के साथ खड़ी हुई। जब किस्मत को यही मंजूर है तो फिर ऐसे ही सही चाचा। मुझे अब किस्मत से मुकाबला करना आता है। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं कल ही से काम ढूंढूंगी। अगले 2 दिन आयशा के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। वो सुबह सवेरे निकलती और शहर के बाजारों, फैक्ट्रियों और छोटे मोटे स्कूलों के चक्कर काटती। वो हर जगह जाकर काम मांगती, सफाई का काम, बर्तन धोने का काम या कोई भी छोटा मोटा काम। लेकिन जैसे ही लोग उसके 9वें महीने के हमल को देखते, वो साफ इनकार कर देते। बीबी, तुमसे तो खुद चला नहीं जा रहा,
तुम हमारे यहाँ क्या काम करोगी? जाओ, अस्पताल जाओ और अपने शौहर को बुलाओ, एक दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए कहा। हर इनकार आयशा के दिल पर एक नया जख्म लगाता। 2 दिन से वो भूखी प्यासी निढाल कदमों के साथ शहर की सड़कों पर ख्वार हो रही थी। गर्मी और शिद्दत गम ने उसकी रही सही ताकत भी छीन ली थी। वो चलते चलते एक मसरूफ शाहराह के किनारे पहुंची, जहां उसके पाँव ने मजीद चलने से साफ इनकार कर दिया। वो निढाल होकर सर घुटनों में दिए फुटपाथ के एक कोने पर बैठ गई। उसकी रूह तक थक चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने वजूद के अंदर पलने वाले इस बच्चे को इस जालिम दुनिया में कैसे लाएगी। दिसंबर की वो शाम आयशा के लिए जिंदगी की सबसे भयानक शाम बनने वाली थी। फुटपाथ के सख्त और ठंडे पत्थर पर बैठी वो अपने दोनों हाथों से अपने पेट को थामे हुए थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर, लोगों की चहल पहल और हॉर्न की आवाजें उसके सर में हथौड़ों की तरह लग रही थीं। आयशा को अभी वहां बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में एक ऐसी शदीद, तेज और जानदार मरोड़ उठी कि उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसकी हालत पल भर में खराब होने लगी थी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, लेकिन हवा जैसे उसके फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया, जबकि बाहर यकबस्ता हवा चल रही थी। या अल्लाह, मेरा बच्चा! वो तड़प कर सीधी हुई। उस वक्त पर उसे घर होना चाहिए था, या किसी अस्पताल के बिस्तर पर जहां कोई उसका हाथ थामने वाला होता। उसे एकदम अपने बच्चे की शदीद फिक्र सताई थी। वो जानती थी कि ये दर्द आम नहीं था, ये उसके बच्चे की दुनिया में आमद का वक्त था। आयशा ने अपनी पूरी ताकत जमा की और फुटपाथ का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसने सड़क के पार देखा, जहां एक रिक्शा स्टैंड था, और वो चाहती थी कि किसी तरह सड़क पार करके वहां पहुंच जाए ताकि घर जा सके। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी और जैसे ही सड़क पार करने के लिए पहला कदम बढ़ाया, अचानक तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स उसकी आंखों के सामने लहराईं। शदीद कमजोरी, 2 दिन की भूख और इस जानलेवा दर्द के बाइस उसके सर में एक जोरदार चक्कर आया। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो सड़क के बीचों बीच ढीले ढाले कपड़ों समेत जमीन पर गिर गई। गाड़ियां ब्रेक लगाकर उसके पास से गुजर रही थीं। कुछ ड्राइवरों ने खिड़की से मुंह निकालकर उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन आयशा होश और बेहोशी की सरहद पर खड़ी तड़प रही थी। वो सड़क के किनारे की तरफ रेंगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जिस्म अब उसका साथ छोड़ चुका था। हालात की सितमज़रीफी और तकदीर का खेल देखिए कि पूरे 2 दिन तक आयशा उसी सड़क के करीबी फुटपाथ पर नीम पागल और नीम बेहोशी की हालत में तड़पती रही। मोहल्ले के कुछ मांगने वालों ने उसे पीने के लिए पानी का एक घूंट दे दिया था, लेकिन उसकी जचगी का दर्द अब हद से बढ़ चुका था और वो हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। ठीक 2 दिन बाद आर्यन मलिक अपनी काली चमकती हुई मर्सिडीज में उसी रोड से गुजर रहा था। वो लंदन से वापसी और आयशा के भाग जाने के झूठे सदमे से निढाल था, लेकिन आज बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उसे इस रोड से गुजरना पड़ा। अचानक सड़क के किनारे लगी भीड़ और वहां दर्द से कराहती हुई एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। लड़की का लिबास मिट्टी से अट चुका था, बाल बिखरे हुए थे और वो सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। आर्यन के दिल में न जाने क्यों एकदम अजीब सी बेचैनी उठी। उसने तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी के तहत एकदम जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर सड़क पर चीख उठे। आर्यन गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से उस हुजूम की तरफ बढ़ा। हटो, सामने से हटो, उसने लोगों को हटाया, और जैसे ही उसने झुककर उस तड़पती हुई लड़की का चेहरा देखा, आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया। आयशा, तुम इस हालत में? वो नीम बेहोश सी लड़की को देखकर इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास खड़े लोग सहम गए। उसकी आयशा, जिसकी मासूमियत की वो कस्में खाता था,
जिसे कामरान ने एक बदचलन लड़की बनाकर पेश किया था। वो यहाँ सड़क पर इस हाल में मौत के मुंह में खड़ी थी। आयशा, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ आर्यन। आर्यन ने तड़प कर उसके मिट्टी से अटे चेहरे को अपने हाथों में लिया। आयशा ने धुंधली आंखों से आर्यन का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर खौफ, दर्द और एक गहरी नफरत लहराई। आर्यन ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने वहशत के आलम में आयशा को अपनी बाहों में भरा। उसका भारी वजूद उसके हाथों में कांप रहा था। उसने आयशा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और गाड़ी को शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भगा दिया। वो पागलों की तरह स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मर्सिडीज अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। आर्यन दीवानावार गाड़ी से उतरा और पिछला दरवाजा खोलकर आयशा को अपनी बाहों में उठा लिया। अस्पताल का अमला मुल्क के इतने बड़े बिजनेसमैन को इस हाल में देखकर हड़बड़ा गया। स्ट्रेचर लाओ, फौरन स्ट्रेचर लाओ। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल का एक एक शीशा तोड़ दूंगा। आर्यन अस्पताल की राहदारी में दहाड़ा। सफेद चादर वाले स्ट्रेचर पर आयशा को लिटाया गया तो उसके मिट्टी से अटे और खून आलूद कपड़ों ने इस चमकती हुई चादर को दागदार कर दिया। डॉक्टर्स और नर्सेस की एक टीम फौरन आयशा को घेर कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागने लगी। आयशा उस वक्त शदीद दर्द और नींद बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसकी बंद होती आंखों के सामने आर्यन का चेहरा बिल्कुल साफ था। वही चेहरा जिससे वो कभी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, और वही चेहरा जो अब उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सबब था। उसने अपनी आखिरी मर्दनी ताकत को जमा किया और स्ट्रेचर पर लेटे लेटे आर्यन के कोट की आस्तीन को अपने कांपते मिट्टी से भरे हुए हाथों से जकड़ लिया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब उसकी कनपटियों को भिगो रहे थे। मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। वो टूटे फूटे अल्फाज में हिचकियों लेते हुए अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की फरियाद कर रही थी। वो रो रही थी उस शख्स के सामने जिससे वो बेइंतहा नफरत करने लगी थी। आर्यन ने तड़प कर उसका दूसरा हाथ थामना चाहा। उसकी अपनी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। आयशा मेरी जान, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आ गया हूं ना, आर्यन ने रोते हुए कहा। लेकिन आयशा ने अपनी बची कुची सकत का इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ आर्यन के टच से पीछे खींच लिया। वो झटका और आयशा की आंखों में झांकती वो शदीद नफरत आर्यन के दिल के आर पार हो गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, नर्सों ने आर्यन को पीछे धकेल दिया और ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे आर्यन के मुंह पर बंद हो गए, जिस पर लगी रेड लाइट फौरन रोशन हो गई। आर्यन अस्पताल की सुनसान राहदारी में अकेला रह गया। उसके कीमती कोट पर आयशा के लिबास की मिट्टी और खून के धब्बे लग चुके थे। वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। 3 घंटे का वो तवील इंतजार आर्यन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गया। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के शीशे से अंदर देखने की नाकाम कोशिश करता, फर्श पर बैठ जाता और फिर खुदा के सामने हाथ जोड़ देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आयशा को वो लंदन में कोमा से जागने के बाद दिन रात ढूंढता रहा, जिसके बारे में कामरान ने कहा था कि वो जायदाद के चंद लाख रुपए लेकर किसी और के साथ भाग गई है, वो इस हाल में सड़क पर कैसे पहुंची? और वो बच्चा, क्या वह बच्चा उसका था? आर्यन का सर धमाके से फटने लगा। अचानक काओ ज़ुओ थिएटर के ऊपर लगी लाल बत्ती बुझ गई और दरवाजा खुला। सीनियर लेडी डॉक्टर थके हुए कदमों के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे के तासुरात देखकर ही आर्यन का दिल बैठ गया। आर्यन लपक कर आगे बढ़ा और डॉक्टर के दोनों शाने पकड़ लिए। डॉक्टर, मेरी आयशा, मेरा बच्चा, सब ठीक है ना? बोले ना।
डॉक्टर ने इंतहाई अफसोस से आर्यन की तरफ देखा और आहिस्ता से उसके हाथ अपने शानों से हटा दिए। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर के इन अल्फाज ने वहां मौजूद हवा को जैसे मुंजमद कर दिया। आर्यन साकित रह गया, जैसे उसके कानों ने सुनने की सलाहियत खो दी हो। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। खातून की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो पिछले कई दिनों से शदीद ज़हनी और जिस्मानी सदमे से गुजरी हैं। उनके जिस्म में पानी और खून की शदीद कमी थी और वो कई दिनों से भूखी थी। बच्चा रहम के अंदर ही दम तोड़ चुका था और उसका जहर माँ के जिस्म में फैल रहा था। अगर हम फौरन ऑपरेशन ना करते तो शायद माँ की जान भी चली जाती। हमने बड़ी मुश्किल से खातून की जान बचाई है, लेकिन वो अंदर होश में आ चुकी हैं और डॉक्टर के अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक ऐसी दर्दनाक, दिलदोज और वहशतनाक चीख उभरी जिसने पूरे अस्पताल के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे वापस करो। इस टूटी हुई लड़की को डॉक्टर के अल्फाज ने अंदर ही बिल्कुल बिखेर दिया था। एक ऐसा नुकसान हो चुका था जिसको अब आर्यन भी शायद अपनी पूरी दौलत लगाकर कभी समेट न पाता। आयशा बेयकीनी से अपने खाली पेट को देख रही थी और पागलों की तरह बेड पर तड़प रही थी। उसने अपने हाथों में लगी ड्रिप की सुइयां और लाइफ सपोर्ट मशीन की तारें खींचकर फेंक दी, जिससे खून के फवारे उबल पड़े। आर्यन वहशत के आलम में दरवाजा खोलकर अंदर भागा। आयशा, खुद को संभालो। आयशा प्लीज, मेरी बात सुनो। उसने रोते हुए आयशा को अपने बाजुओं में जकड़ना चाहा ताकि वो खुद को मजीद नुकसान न पहुंचाए। लेकिन आर्यन के लिए आयशा को संभालना अब नामुमकिन हो गया था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, आयशा के अंदर जैसे कोई बला जाग उठी। वो ने अपनी पूरी ताकत से आर्यन को पीछे धकेला और बेड के कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी पथराई हुई आंखों में वहशत और जुनून था और वो अपने दांत कचकचाते हुए चिल्लाई, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आना। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। तुम और तुम्हारा वो असिस्टेंट कामरान, तुम सब कातिल हो। तुमने मुझे अपने ऑफिस से धक्के दिलवा कर निकाला। तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी छीन ली। मुझे सख्त नफरत है तुमसे, आर्यन मलिक। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आयशा की ये चीखें और उसके मुंह से निकलने वाला सच आर्यन के सर पर आसमान बनकर गिरा। ऑफिस से धक्के? कामरान? आर्यन का सांस रुक गया। उसे पल भर में अंदाजा हो गया कि उसकी पीठ पीछे कितना हौलनाक और गंदा खेल खेला गया था। उसका असिस्टेंट कामरान और उसके पीछे छुपे चेहरे उसके बच्चे के कातिल थे। लेकिन इस सच्चाई को जानने की कीमत इतनी बड़ी होगी, ये उसने कभी अपने बदतरीन डरावने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसका मासूम बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था और आयशा की वह मोहब्बत जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास थी, अब नफरत के ऐसे दहकते हुए अंगारे में बदल चुकी थी जिसे अब आर्यन मलिक का पछतावा और उसके अरबों रुपए भी कभी ठंडा नहीं कर सकते थे। आयशा अस्पताल के बेड पर सर रखकर अब खामोश रो रही थी और आर्यन वही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी बर्बादी का मातम कर रहा था। अस्पताल के इस सफेद सुनसान कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी धीमी बीप और आयशा की दबी दबी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो बेड के एक कोने में घुटनों में सिर दिए साकत बैठी थी, जैसे उसका शरीर तो वहां मौजूद था, लेकिन रूह अपने बच्चे के साथ ही रुखसत हो चुकी थी। आर्यन जमीन पर घुटनों के बल बैठा, अपनी पथराई हुई आंखों से अपनी मनकूहा को देख रहा था, जिसकी इस हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं उसका अपना अंधा एतबार था। आयशा के अल्फाज आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। तुमने मुझे अपने दफ्तर से धक्के दिलवाकर निकाला। तुम और तुम्हारा असिस्टेंट कामरान कातिल हो। आर्यन ने अपने कांपते हाथों से जमीन का सहारा लिया और आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसका चेहरा पछतावे,
दुख और सख्त गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने एक आखिरी बार आयशा की तरफ देखा, जो अब दुनिया व माफिया से बेखबर होकर दीवार को तक रही थी। आर्यान ने अपने आंसू पोंछे, उसके जबड़े भींच गए और आंखों में एक खौफनाक तपिश उभर आई। वो बिना कुछ कहे उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। आर्यान अस्पताल की इमारत से बाहर निकला तो रात के 12 बज रहे थे और सर्दी अपने उरूज पर थी। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पागलों की तरह उसे मलिक एम्पायर के हेड ऑफिस की तरफ भगा दिया। गुस्से की शिद्दत से उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ऑफिस बिल्डिंग पहुंचकर उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे लिफ्ट से 14वीं मंजिल पर मौजूद अपने पर्सनल केबिन की तरफ बढ़ा। रात के इस पहर अमला जा चुका था, लेकिन कामरान पर्सनल असिस्टेंट कुछ अहम फाइलों को ठिकाने लगाने और शाइस्ता के दिए नए टास्क को पूरा करने के लिए अपने केबिन में ही मौजूद था। कामरान ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने सिर उठाकर देखा। आर्यान मलिक को इस हाल में सामने खड़ा देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। आर्यान का कोट मिट्टी से हटा हुआ था, कमीज पर खून के दाग थे और उसका चेहरा किसी बपरे हुए शेर जैसा था। सर, आप इस वक्त और आपकी ये हालत? कामरान ने हकला कर खड़े होते हुए पूछा। आर्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीमे लेकिन बेहद वजनी कदमों से चलता हुआ कामरान की मेज के करीब पहुंचा। कामरान का दिल हलक में आ गया था। कामरान, आर्यान की आवाज में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होती है। तुमने मुझसे कहा था ना कि आयशा जायदाद के पैसों के साथ किसी और के साथ भाग गई है? जी सर, मैंने तो वही बताया जो मुझे मालूम हुआ था। इससे पहले कि कामरान अपना जुमला पूरा करता, आर्यान ने बिजली की सी तेजी से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे मेज के पार घसीटते हुए फर्श पर दे मारा। कामरान के मुंह से एक चीख निकल गई और मेज पर रखी फाइलें और लैपटॉप जमीन पर गिरकर बिखर गए। झूठे, आस्तीन के सांप। आर्यान पागलों की तरह उस पर झुका और उसके गिरेबान को झटके देने लगा। वो 2 दिन पहले मेरे ऑफिस आई थी। वो भूखी थी, प्यास थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था। तुमने उसे तमाशा बनाया। तुमने उसे सड़क छाप और फकीरनी कहकर धक्के दिए। कामरान का चेहरा खौफ से नीला पड़ गया। उसे समझ आ गई कि अब खेल खत्म हो चुका है और आर्यान को सब कुछ मालूम हो गया है। सर, मुझे माफ कर दे। मेरी गलती नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। कामरान ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी मकाराना मुस्कान अब इबरतनाक खौफ में बदल चुकी थी। किसने मजबूर किया था तुम्हें? बोलो, वरना मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। आर्यान ने उसका गला दबोचते हुए दहाड़ा। शाइस्ता मैडम ने। कामरान ने बदहवासी में सच उगल दिया। सर, शाइस्ता मैडम ने मुझे लाखों रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आर्यान को आयशा और उसके बच्चे का पता चल गया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। आपके लंदन जाने के बाद आयशा का नंबर भी मैंने ही ब्लॉक किया था और उसे घर से भी मैडम के कहने पर निकलवाया था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे सर। कामरान के मुंह से शाइस्ता का नाम सुनकर आर्यान का हाथ खुद ब खुद ढीला हो गया। वो सदमे से पीछे हटा। शाइस्ता, उसकी अपनी कजिन, जिसे उसकी माँ बहू बनाना चाहती थी, वो इस हद तक गिर सकती है? उसने आयशा की जिंदगी बर्बाद की, उसके मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। आर्यान ने नफरत से कामरान को देखा, जो फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। उसने अपने फोन से सिक्योरिटी और पुलिस को कॉल की और कुछ ही मिनटों में पुलिस कामरान को हथकड़ियां लगा कर ले जा रही थी। कामरान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आर्यान के दिल में अब किसी के लिए कोई रहम नहीं था। ऑफिस की सुनसान राहदारी में खड़ा आर्यान अब अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था, जिसका बच्चा कत्ल हो चुका था और मनकूहा अस्पताल के बिस्तर पर उसकी शक्ल से नफरत कर रही थी। उसने रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी का रुख अब अपने खानदानी बंगले की तरफ मोड़ दिया, जहां शाइस्ता और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे।
अब हिसाब बराबर करने का वक्त था, लेकिन इस अदालत का जज पछतावे से भरा एक बाप और शौहर था। रात का पिछला पहर था जब आर्यान की तेज रफ्तार गाड़ी एक झटके से मलिक हाउस के आलीशान पोर्च में रुकी। ये बंगला जो बाहर से रोशनियों में नहाया हुआ था, अंदर आयशा की बर्बादी के सबसे अंधेरे राज छुपाए बैठा था। आर्यान गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर जुमूद था, लेकिन आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो सामने आने वाली हर चीज को राख कर देने के लिए काफी थी। बंगले का केंद्रीय भारी दरवाजा खोलकर वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, वहां का मंजर देखकर उसके होठों पर एक तल्ख और जहरीली मुस्कान उभर आई। शाइस्ता और आर्यान की माँ बेगम सरवत लाउंज में सोफे पर बैठी अगली शादी की तैयारियों और डिजाइनर मलबूसात की कैटलॉग देखने में मसरूफ थी। आर्यान को इस बेतख्त और इस हाल में अंदर दाखिल होते देखकर बेगम सरवत हैरानी से खड़ी हो गई। शाइस्ता के हाथ से भी कैटलॉग गिर गई। आर्यान के कपड़ों पर लगी मिट्टी और कमीज पर मौजूद खून के धब्बे देखकर दोनों के चेहरे फक हो गए। आर्यान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और ये कमीज पर खून कैसा है? बेगम सरवत ने फिक्रमंदी से आगे बढ़कर आर्यान का बाजू थामना चाहा। आर्यान ने एक झटके से अपनी माँ का हाथ अपने बाजू से हटा दिया। उसका यह रूप बेगम सरवत ने जिंदगी में पहली बार देखा था। आर्यान, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शाइस्ता ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए मासूमियत से पूछा। तुम दोनों ताश के पत्तों की तरह मेरी जिंदगी से खेल रही थी ना? आर्यान की गरजदार आवाज लाउंज के दर व दीवार से टकराई। तुमने मुझसे कहा था कि आयशा जायदाद के पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पाक दामन बीवी को बदचलन साबित किया। शाइस्ता का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने चोर नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। आर्यान ने आगे बढ़कर शाइस्ता के सामने मेज पर अपना मोबाइल पटक दिया, जिसमें कामरान असिस्टेंट का इकरारी वीडियो बयान चल रहा था, जो आर्यान ने पुलिस के हवाले करने से पहले रिकॉर्ड किया था। ये देखो, ये है तुम्हारी सच्चाई। आर्यान ने शाइस्ता का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाया और उसे वो वीडियो देखने पर मजबूर किया। तुमने कामरान को पैसे दिए, तुमने आयशा का नंबर ब्लॉक करवाया, उसे उसके घर से निकलवाया, और 2 दिन पहले वो मेरे ऑफिस आई थी, अपने पेट में मेरा बच्चा लिए तड़प रही थी, और तुम्हारे इस पालतू कुत्ते ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बेगम सरवत सदमे से सोफे पर गिर गईं। आर्यान, ये तुम क्या कह रहे हो? आयशा हामिला थी? हाँ माँ। आर्यान की आंखों से आंसू उबल पड़े। वो हामिला थी। वो 2 दिन से भूखी प्यासी सड़कों पर ख्वार होती रही, और आज वो मुझे उसी सड़क पर मिली, मरती हुई हालत में। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बच सका। वो दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे का कत्ल किया है। शाइस्ता ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो आर्यान के पैरों में गिर गई। आर्यान, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। वो लड़की तुम्हारे मेयार की नहीं थी। शट अप। आर्यान ने नफरत से अपना पांव पीछे खींचा। मोहब्बत? तुम्हारी इस गंदगी भरी साजिश को तुम मोहब्बत का नाम देती हो? तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। तुमने मेरी आयशा की दुनिया उजाड़ दी। तुम्हारी औकात तो आर्यान मलिक के पांव की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। आर्यान ने फौरन बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज दी। गार्ड्स, इस औरत को इसी वक्त उसके इस मिट्टी के ढेर जैसे सामान के साथ मेरे घर से बाहर फेंक दो। अगर ये औरत दोबारा इस घर की दहलीज के आसपास भी नजर आई तो मैं गोली मार दूंगा। शाइस्ता रोती चिल्लाती रही, बेगम सरवत से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन बेगम सरवत खुद अपने किए पर शर्मिंदा सर झुकाए बैठी थी।
गार्ड्स ने शाइस्ता को बाजू से पकड़कर रात के उसी अंधेरे में बंगले से बाहर सड़क पर फेंक दिया, जहां कभी आयशा तड़पी थी। ये शाइस्ता का मुकद्दर था। आर्यान ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। और माँ, आप कहती थी ना कि आयशा गरीब है, उसका कोई खानदानी पसे मंजर नहीं है। आज इस गरीब लड़की ने आपके बेटे को वो जख्म दिया है जो आपके ये अरबों रुपए भी कभी नहीं भर सकते। वो मुझसे नफरत करती है और उसकी ये नफरत बिल्कुल सच्ची है। मैं इस घर में अब तभी लौटूंगा जब आयशा मेरे साथ होगी, वरना आर्यान मलिक के लिए यह जायदाद अब एक कब्रिस्तान है। आर्यान वापस अस्पताल पहुंचा। अस्पताल की राहदारियां अब बिल्कुल खामोश थीं। वो आयशा के कमरे के बाहर पहुंचा और शीशे के छोटे से हिस्से से अंदर देखा। आयशा निढाल होकर सो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के सूखे निशान थे और उसका हाथ अब भी अपने खाली पेट पर था। आर्यान वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया। उसने अपने घुटनों में सिर दे लिया। सच्चाई तो सामने आ चुकी थी। गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका मुआवजा कायनात की कोई ताकत नहीं कर सकती थी। आयशा की नफरत का सामना उसे अब उम्र भर करना था और पछतावे की यह आग अब उसका मुकद्दर बन चुकी थी। अस्पताल के बंद कमरे के बाहर आर्यान पूरी रात उसी सर्द फर्श पर बैठा रहा। जब सुबह की पहली किरण शीशे के पार राहदारी में उतरी तो उसके जिस्म का एक एक जोड़ दर्द कर रहा था, लेकिन ये दर्द उसके दिल के जख्म के सामने कुछ भी नहीं था। नर्स ने आकर उसे बताया कि आयशा को होश आ गया है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। आर्यान ने गहरा सांस लिया, अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कांपते दिल के साथ कमरे का हैंडल घुमाया। वो आयशा का सामना करने से डर रहा था, लेकिन उसे देखना भी उसके लिए लाजिम था। जैसे ही दरवाजा खुला, आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब रात वाली वहशत नहीं थी, बल्कि एक मुर्दा खामोशी थी जो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। उसका सफेद चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। आर्यान धीमे कदमों से चलता हुआ उसके बेड के करीब पहुंचा। उसने आयशा का बेजान ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने बिना कोई जज्बा दिखाए इंतहाई खामोशी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आयशा, आर्यान की आवाज पछतावे से भारी थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो और तुम्हारी नफरत बिल्कुल सच्ची है, लेकिन खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूँ। मुझे लंदन में एक्सीडेंट के बाद कोमा में डाल दिया गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि पीछे कामरान और शाइस्ता ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला। मैंने उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। आयशा, कामरान जेल में है और शाइस्ता को मैंने हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। आयशा ने आहिस्ता से अपना चेहरा घुमाया और अपनी पथराई हुई बेचमक आंखें आर्यान के चेहरे पर टिका दी। उसके होंठों पर एक इंतहाई तल्ख और मुर्दा मुस्कान उभरी। अंजाम? आयशा की आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। किसका अंजाम, आर्यान मलिक? आपने गुनाहगारों को सजा दे दी, तो क्या उस सजा से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? आर्यान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने सर झुका लिया। जब मैं सड़कों पर ख्वार हो रही थी, जब आपका असिस्टेंट मुझ पर पैसे फेंक रहा था, जब मैंने तड़पते हुए उस सड़क पर दम तोड़ा था, तब आपका वो महल, आपकी वो दौलत कहाँ थी? आयशा की आंखों से एक आंसू टपक कर तकिए में जज्ब हो गया। आपकी जायदाद, आपका नाम मेरे मासूम बच्चे का कातिल है आर्यान। मुझे अब आपके किसी पछतावे से कोई गर्ज नहीं है। आयशा, मुझे एक मौका दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे पैरों में रख दूंगा। मैं तुम्हारा हर जख्म भर दूंगा। आर्यान ने रोते हुए उसके बेड के किनारे पर सर रख दिया। जख्म भरेंगे नहीं आर्यान, यह अब नासूर बन चुके हैं। आयशा ने बेड की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है,
और वो ये कि मुझे आपसे और इस शहर से दूर जाना है। मुझे तलाक चाहिए। आर्यान मलिक। तलाक का लफ्ज सुनते ही आर्यान ने झटके से सर उठाया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं आयशा, ये मत कहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। बीवी? आयशा ने तंजिया अंदाज में कहा। मैं तो एक फकीरनी हूं ना, जिसकी औकात आपके महल के सामने एक ढेले की भी नहीं है। आप मुझे जबरदस्ती रोक सकते हैं क्योंकि आप अमीर हैं और मैं गरीब। लेकिन याद रखिएगा, अब आपको इस जिस्म में आयशा कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक जिंदा लाश मिलेगी जो हर पल आपको आपके बच्चे की मौत याद दिलाएगी। आयशा की इस सर्द महरी और दो टूक फैसले ने आर्यान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो जान गया था कि आयशा को मनाना अब किसी पत्थर की दीवार से सर टकराने के बराबर है। वो रोता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आयशा ने दोबारा खिड़की से बाहर सुनसान आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, जहां उसका बच्चा अब एक सितारा बन चुका था। अस्पताल में एक हफ्ता गुजर गया। आयशा के जिस्मानी जख्म तो डॉक्टरों की दवाइयों से भर रहे थे, लेकिन उसकी रूह का खला बढ़ता ही जा रहा था। इस पूरे हफ्ते में आर्यान ने एक बार भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो दिन रात अस्पताल की राहदारी में मौजूद रहता, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों को उसकी देखभाल के लिए मुकर्रर किए और आयशा के केबिन को फूलों और उसकी पसंदीदा चीजों से भर दिया। लेकिन आयशा के लिए ये सब कुछ अब बेमानी था। वो न तो उन फूलों को देखती और न ही आर्यान के लाए हुए कीमती फलों को हाथ लगाती। वो बस घंटों खिड़की के बाहर उड़ते परिंदों को तकती रहती। आज आयशा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था। आर्यान ने अपनी माँ बेगम सरवत को भी अस्पताल बुला लिया था, ताकि आयशा को ये एहसास हो कि अब उसे उस घर में पूरे मान और इज्जत के साथ ले जाया जा रहा है। जब आर्यान और बेगम सरवत कमरे में दाखिल हुए तो आयशा पहले ही अपने पुराने चादर में लिपटी बेड के किनारे बैठी हुई थी। उसका वही पुराना बैग उसके हाथ में था, जिसे उसने अस्पताल के अमले से धुलवाकर साफ करवा लिया था। बेगम सरवत, जिनका गुरूर अब पछतावे की मिट्टी में मिल चुका था, रोती हुई आयशा के करीब आई और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। आयशा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दौलत और मेयार को देखा, इंसान की कदर नहीं की। मैं तुम्हारे सामने गुनाहगार हूँ बेटी। अपने बच्चे के सदके मुझे माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। मैं खुद तुम्हारी बलाएं लूंगी। बेगम सरवत ने रोते हुए आयशा के सर पर हाथ रखना चाहा। आयशा ने आहिस्ता से सर झुकाकर उनका हाथ अपने सर से हटा दिया, लेकिन उसके लहजे में अब भी वही चट्टान जैसी सख्ती और उदासी थी। बेगम सरवत, माफी तो तब दी जाए जब दिल में कोई मलाल बाकी हो। मेरे दिल में अब ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई गिला। मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया। आयशा ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। रही बात आपके घर चलने की, तो वो घर कभी मेरा था ही नहीं और न ही अब हो सकता है। आयशा, प्लीज ऐसा मत कहो। चलो मेरे साथ। आर्यान ने आगे बढ़कर इल्तिजा की। आयशा खड़ी हुई और उसने आर्यान की आंखों में झांका। आर्यान मलिक, मैं आपके साथ सिर्फ एक शर्त पर जाऊंगी। अगर आप मुझे उस मोहल्ले के उस कच्चे क्वार्टर में लेकर चले जहां सिद्दीक चाचा रहते हैं। मैं उस महल में कभी कदम नहीं रखूंगी जिसकी बुनियादों में मेरे बच्चे का खून शामिल है। आर्यान के पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने उस वक्त आयशा पर जबरदस्ती की तो वो अपनी जान दे देगी। उसने हारे हुए दिल के साथ सर हिला दिया। जब आर्यान की काली चमकती हुई मर्सिडीज उस गरीब और तंग मोहल्ले की गली में आकर रुकी तो पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। वही गली जहां आयशा 2 दिन पहले भूखी प्यासी नौकरी की तलाश में ख्वार हो रही थी, आज वहां उसका शौहर उसे दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में लेकर आया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी।
सिद्दीक साहब अपने क्वार्टर के बाहर खड़े आयशा का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आयशा गाड़ी से उतरी, वो भागती हुई सिद्दीक साहब के सीने से लग गई और इतने दिनों का जमा हुआ जब्त टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। सिद्दीक चाचा, मेरा बच्चा चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया चाचा। आयशा की सिसकियां सिद्दीक साहब के दिल को चीर रही थीं। सिद्दीक साहब ने रोते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। हौसला करो मेरी बेटी, खुदा की यही मर्जी थी, वो तुम्हें अब सब्र देगा। आर्यान गाड़ी से उतरा और निढाल कदमों से सिद्दीक साहब के पास आया। उसने सिद्दीक साहब के आगे हाथ जोड़ दिए। सिद्दीक साहब, मैं आर्यान मलिक हूँ, आयशा का गुनाहगार शौहर। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मान नहीं रही। खुदा के लिए इसे समझाएं। सिद्दीक साहब ने आर्यान को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और हमदर्दी दोनों थे। आर्यान साहब, महल सजा लेने से टूटे हुए दिल नहीं जुड़ते। आयशा इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रही है, उसे दौलत की नहीं, सुकून और वक्त की जरूरत है। अगर आप सचमुच इससे मोहब्बत करते हैं तो इसे कुछ वक्त दें, इसे अपने जख्मों को खुद भरने दें। जबरदस्ती की मोहब्बत सिर्फ पछतावा बढ़ाती है। आर्यान ने आयशा की तरफ देखा, जो सिद्दीक साहब के पीछे छुपकर खड़ी थी, जैसे आर्यान कोई गैर मर्द हो। उसकी ये दूरी आर्यान के लिए जानलेवा थी। आर्यान ने गहरा सांस लिया और अपने आंसू पोंछे। ठीक है आयशा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम यहाँ सिद्दीक चाचा के पास रहो, लेकिन याद रखना, आर्यान मलिक तुम्हारा शौहर था, है और हमेशा रहेगा। मैं हर रोज उस गली के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम्हारा यह मान वापस नहीं लौट आता, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। आर्यान मलिक तुम्हारी दहलीज पर खड़ा रहेगा। ये कहकर आर्यान पलटा और भारी कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आयशा ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल का एक कोना तड़पा, लेकिन बच्चे की आखिरी चीख ने उसके दिल को दोबारा पत्थर बना दिया। आर्यान की गाड़ी चली गई और पीछे रह गया सिर्फ एक अधूरा महल और पछतावे की एक तवील, कभी न खत्म होने वाली रात। आर्यान मलिक के चले जाने के बाद मोहल्ले के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन आयशा वहीं फुटपाथ के किनारे लगी मिट्टी को देखती रही, जहां से मर्सिडीज के टायर गुजरे थे। सिद्दीक साहब ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा और उसे अंदर क्वार्टर में ले गए। वो छोटा सा कमरा बिल्कुल वैसा ही था, वही लकड़ी की पुरानी चारपाई, वही अधूरी सस्ती सी अलमारी। लेकिन आयशा के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उसने दीवार पर लगी उस छोटी सी शीशी को देखा, जिसमें वो आर्यान की दी हुई सस्ती सी अंगूठी छुपा कर रखती थी, और उसका दिल एक बार फिर मुट्ठी में बंद होता महसूस हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और बैग एक तरफ रखकर चूल्हे की तरफ बढ़ गई। अब वो रोने वाली आयशा नहीं थी, अब उसने जीना सीखना था अपने दम पर। वक्त का पहिया और आर्यान का रोज का इंतजार दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। सर्दी का मौसम रुखसत हुआ और तपती हुई गर्मियां आ गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो था आर्यान मलिक का इंतजार। आर्यान ने आयशा से जो वादा किया था वो उस पर कायम रहा। हर रोज शाम के ठीक 5 बजे, जब आयशा मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर या सिलाई कढ़ाई का काम खत्म करके फारिग होती, गली के मोड़ पर वो काली मर्सिडीज आकर रुक जाती। आर्यान गाड़ी से उतरता, कीमती 3 पीस सूट पहने वो उस गरीब गली के नुक्कड़ पर लगे लोहे के खंभे के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाता। वो घंटों वहां खड़ा रहता, सिर्फ इस उम्मीद में कि आयशा कभी पानी लेने या किसी काम से बाहर निकले और वो उसका एक अक्स देख सके। जब आयशा बाहर आती तो वो आर्यान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती। वो उसके पास से यूं गुजर जाती जैसे वो कोई अजनबी हो, कोई साया हो जिसका कोई वजूद ना हो। आर्यान की माँ बेगम सरवत कई बार सिद्दीक साहब के पास आई, घर के लिए राशन, पैसे और आयशा के लिए तोहफे लाई, लेकिन आयशा ने हर चीज को हाथ जोड़कर वापस कर दिया।
माँ जी, मुझे आपकी दौलत की जरूरत तब थी जब मेरा बच्चा मेरे अंदर सांस ले रहा था। अब मुझे उसकी आदत हो गई है। आयशा का यह एक जुमला बेगम सरवत को उम्र भर के लिए खामोश कर गया। एक शाम शदीद तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान से जैसे पानी नहीं, गुस्सा बरस रहा था। मोहल्ले की नालियां उबल पड़ी थीं और हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। आयशा ने अपने क्वार्टर की खिड़की का पर्दा सरकाया और बाहर देखा। मिटियाले पानी के बीचों बीच गली के उसी मोड़ पर आर्यान मलिक बिल्कुल अकेला खड़ा था। बारिश के पानी ने उसके महंगे कपड़ों को जिस्म से चिपका दिया था। उसके बाल माथे पर आ गिरे थे और वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें आयशा के बंद दरवाजे पर जमी हुई थीं। आयशा का दिल एक लम्हे के लिए बुरी तरह तड़पा। वो आखिरकार उसका शौहर था, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने तड़प कर दरवाजे का हैंडल पकड़ा कि बाहर जाकर उसे अंदर बुला ले, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके कानों में अस्पताल की वो रात गूंज उठी। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आयशा के हाथ वहीं रुक गए। उसने एक सर्द आह भरी, खिड़की का पर्दा दोबारा गिरा दिया और लैंप बुझाकर बिस्तर पर लेट गई। पछतावे की सजा इतनी आसान नहीं होती और आर्यान को ये सजा पूरी काटनी थी। पूरा 1 साल गुजर गया। आयशा ने सिद्दीक साहब की मदद से मोहल्ले में ही खवातीन के लिए एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया था, जहां वो अब अपने पांव पर खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब वो जर्दी और बेबसी नहीं थी, बल्कि एक बाकार सुकून था। आज आयशा के निकाह को पूरे 2 साल हो चुके थे और उसके बच्चे की बरसी को 1 साल। वो सुबह सवेरे उठकर कब्रिस्तान गई, अपने मासूम बच्चे की छोटी सी कब्र पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी और जब वो वापस लौटी तो गली के बाहर आर्यान हमेशा की तरह खड़ा था। लेकिन आज उसके हाथ में कोई फूल या तहफुजा नहीं था, बल्कि एक सफेद लिफाफा था। आर्यान का जिस्म 1 साल के ज़हनी कर्ब और इंतजार की वजह से काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आयशा के लिए अब भी वही वालेहानापन था। आयशा उसके करीब पहुंचकर रुक गई। यह 1 साल में पहली बार था कि वो खुद आर्यान के सामने आकर खड़ी हुई थी। आयशा, आर्यान की आवाज कांप रही थी। आज पूरे 2 साल हो गए हैं हमारे निकाह को। मैंने 1 साल तक तुम्हारी इस गली की खाक छानी है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारा दिल पिघल जाए। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि मोहब्बत भी उन्हें नहीं भर सकती। उसने वो सफेद लिफाफा आयशा की तरफ बढ़ाया। आयशा ने खामोशी से उसे थाम लिया। लिफाफे पर लिखा था, तलाक के कागजात। आर्यान ने उन पर दस्तखत कर दिए थे। मैं तुम्हें मजीद कैद नहीं रखना चाहता आयशा। तुम मेरी जबरदस्ती की खामोशी से तंग आ चुकी हो। आर्यान की आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए। मैंने अपने हिस्से की सजा पाली है। मैं कल हमेशा के लिए ये शहर और ये मुल्क छोड़कर लंदन जा रहा हूँ और शायद कभी वापस ना आऊं। मलिक एम्पायर का 50% हिस्सा मैंने सिद्दीक साहब के जरिए तुम्हारे सिलाई सेंटर और इस मोहल्ले के गरीब बच्चों के नाम कर दिया है। मुझे मालूम है तुम इसे कबूल नहीं करोगी, लेकिन ये आर्यान मलिक का नहीं, एक हारे हुए बाप का अपने बच्चे के नाम सदका है। आर्यान ने एक आखिरी बार आयशा के मासूम चेहरे को देखा, जैसे वो इस नक्श को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर रहा हो। खुदा हाफिज आयशा, अगर हो सके तो जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे माफ कर देना। आर्यान पलटा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आयशा ने हाथ में पकड़े उन कागजात को देखा। उसकी आंखों से आंसुओं का एक खतरा टपक कर उस सफेद कागज पर गिर गया। उसने आर्यान को गाड़ी में बैठते और गाड़ी को दूर जाते देखा। जब मर्सिडीज गली के मोड़ से गायब हो गई, तो आयशा ने एक गहरा और हल्का सांस लिया। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। उसका महल कभी सज न सका, लेकिन उसने अपनी गैरत और अपने बच्चे के मान को झुकने नहीं दिया था।
वो कागजात सीने से लगाए अपने कच्चे क्वार्टर की तरफ बढ़ गई, जहां अब पछतावे का साया खत्म हो चुका था और एक नई आजाद जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी।